तो पहला स्टेप ये है कि रात को कितने बजे, 9 बजे सो रहे तो 9 बजे खाना 7 बजे तक फिनिश करना है, राइट। 7 बजे के बाद नहीं खाना, ये रूल है एटलीस्ट पहले 3 दिन। और 10 बजे जहां पे भी जो भी आपका ब्लड शुगर का रेंज आता है वहां पे आपको गोटी रखनी है, राइट। फॉर एग्जांपल यहां पे गोटी रखा, राइट, अगर 250 से 350 के बीच में आ गया। अब ये हो गया रात को 10 बजे, पहले दिन का रात को 10 बजे गोटी रख के सो गए। अब सुबह डे 2 में उठे, क्लियर आ गया, पहले दिन का सब कुछ ठीक है, राइट। सुबह जब उठेंगे सबसे पहले क्या खाना है, कितनी दवाई लेनी है, डिसाइड करने के लिए आप दोबारा उस गेम के पास जाएंगे और देखेंगे मेरी गोटी लाल वाली कहां रखी है। क्लियर है, यहां तक गोटी वहीं मिलेंगे ना जो रात को रखा था। तो गोटी यहां रखी है, तो जहां भी रखा है उसी रो में आप चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे और डे 2 के कॉलम में उसी रो में वो जो गोटी है ग्रीन वाली यहां फिट कर देंगे। गेट द पॉइंट। तो ग्रीन वाली गोटी डे 2 में कहां रखना है ये डिपेंड करता है कि रात को लाल गोटी कौन से वाले रो में था। डन। अब जब ग्रीन गोटी यहां रखी दिया तो यहां जो भी कुछ लिखा है वही वाला तो आपको फॉलो करना है। तो यहां क्या लिखा है, डीआईपी डाइट बी टाइप। अब देखेंगे साइड में डीआईपी डाइट ए क्या होता है, बी क्या होता है, सी क्या होता है, उसके वेरिएशन वो क्लियरली दिया हुआ है। तो यानी कि डे 2 आज का दिन सेकेंड डे में डीआईपी डाइट लेना है लेकिन बी टाइप वाला लेना है। और अच्छा दवाई कितना परसेंट लेना है, 75% दवाई लेनी है, बढ़ा देना है कल से, राइट। तो आपने दवाई और आपने खाना अकॉर्डिंगली लिया जो यहां ग्रीन जोन बता रहा है। कितने बजे तक खत्म करना सारा कुछ, 7 बजे। अब रात को 10 बज गए हैं। अब दोबारा से आपने क्या करना है, वही जो आपने कल किया था, दोबारा आपने ब्लड शुगर चेक किया और देखा कि डे 2 में कितना ब्लड शुगर आ रहा है। जो भी ब्लड शुगर आ रहा है वहां पे आपको डे 1 से कॉइन को उठाना है और डे 2 में वहां फिट कर देना है। ज्यादातर लोगों का देखा कि वो ब्लड शुगर कम ही आता है तो वो यहां फिट होगा, ज्यादा आएगा तो वो कहीं यहां फिट कर देंगे, जहां भी आएगा वहां गोटी लाल वाली रात को 10 बजे दूसरे दिन रख देंगे। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अब सो गए। अब तीसरे दिन सुबह उठेंगे, उठ के क्या करना है, वही करना है जो पहले दिन दूसरे दिन किया था कि भाई देखा कि भाई ये कहां रखा हुआ है, जहां भी रखा है उसी रो में आप गए और डे 3 के कॉलम में ग्रीन गोटी को फिर से रख दिया। क्लियर है। अब यहां पे जो भी सजेशन दिया जा रहा है कि सजेशन क्या है, यहां पे डीआईपी डाइट ए वाला फॉलो करना है और मेडिसिन कितना लेना है, 25% लेना है। तो 7 बजे तक आपने वही किया, डाइट कौन सी फॉलो करनी है और मेडिसिन कितनी लेनी है उससे डिसाइड किया। 7 बज गए, तीसरा दिन है, रात के 10 बज गए, दोबारा से ऑफकोर्स रात के 10 बजे फिर से आप ब्लड शुगर चेक करेंगे और ये गोटी को जो डे 2 में यहां था उस गोटी को अकॉर्डिंगली आप डे 3 में इस पूरे कॉलम में कहीं भी फिक्स कर देंगे जहां पे ब्लड शुगर रेंज आ रहा है। ठीक है। तो डे 3 में करके सो गए। अब डे 4 में उठे, उठ के ऑब्वियसली डे 4 आखिरी दिन है, आप देखेंगे कि कहां पे डे 3 में था। मान लीजिए डे 3 में आपने यहां रखा या यहां रखा या यहां रखा, तो डे 4 वाले कॉलम में गोटी को वहीं पे रखना है। क्लियर। अब जो डे 4 में जो रिकमेंडेशन होगा, फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहां पे रखा, तो रिकमेंडेशन क्या है, फॉलो डे 3 डाइट, यानी कि कल जो आपने खाया था वही खाइए और दवाइयां कितनी लेनी है, इस कॉलम में जो भी यहां लिखा है वही दवाई लेनी है। इज दैट क्लियर टिल नाउ। और अब डे 4 का जो रिकमेंडेशन है वो अगले 1 महीने तक उसको करना है, फॉर 1 मंथ। 1 महीने तक वही रिकमेंडेशन पे कायम रहना है। 1 महीने के बाद दोबारा से इस गेम को नए सिरे से खेलेंगे, ठीक है ना। इसमें देखिए यहां पे ज्यादातर का मैंने देखा 90% पेशेंट का यहां पे आ जाता है डे 3 में, यहां पे आ जाता है। इसका मतलब क्या है, मेडिसिन कितना लेना है, 0%। और डाइट कौन सी फॉलो करनी है, डीआईपी डाइट। अगर 0% पे आ गया तो गेम फिनिश, आपको डीआईपी डाइट जिंदगी भर फॉलो करना है जैसे कि हम करते हैं, राइट। और अगर इनमें से 0% की जगह 25%, 50% कहीं जगह अटक गया, इसका मतलब 1 महीना आपको यही डाइट और उतना परसेंटेज ऑफ मेडिसिन लेना है। 1 महीने बाद नए सिरे से एक बार फिर से
गेम खेलना है। यानी कि ये गेम हर महीने तब तक खेलना है जब तक एक ऐसा महीना ना आ जाए जब तक आपका रिकमेंडेशन 0 पे पहुंच जाए। वो 0 पे जिस दिन पहुंच गया उस दिन दैट इज द एंड ऑफ योर गेम, राइट। चेस बोर्ड का गेम एंड, आपकी लाइफ का गेम शुरू, राइट। इस तरह से, एंड दैट इज हाउ इट वर्क्स। थैंक यू, थैंक यू। ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये जो अभी YouTube लाइव चल रहा है ये हमारा लेक्चर, तो ये घर जाएंगे तो ये पूरा लेक्चर आपको रिकॉर्डेड भी मिलेगा। तो इसको एक बार फिर अगर आप देख लेंगे तो हो सकता है कि आपको अगर कहीं छूट गया हो तो आपको दोबारा समझ आ जाएगा। और यही वाला लेक्चर इंग्लिश में भी है। जब वहां पे UAE में लॉन्च हुआ था, एम्बेसी ऑफ इंडिया में, तो इंग्लिश में भी लेक्चर आप देख लेंगे। तो ये सिंपल है, ये बनाया मैंने इसको ध्यान में रखे कि एक आम आदमी भी इसको ठीक से कर पाए बिना किसी कंफ्यूजन के, बिना किसी मुश्किल के। तो बोलना मैं ये चाह रहा हूं कि दवाई लेते हुए काफी समय जब हो जाता है तो हमारा बॉडी ना दवाई का आदी बन जाता है, राइट, हैबिचुअल हो जाता है, लत लग जाती है। तो ऐसे में दवाई छुड़ाना अपने आप में एक आर्ट है, अपने आप में साइंस है, अपने आप में एक टेक्निक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दवाई छुड़ाने के वक्त बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करेगी इस पे लिटरेचर मेडिकल साइंस में है नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कम है, मैं बोल रहा हूं है ही नहीं, राइट। कि दवाई जब टेपर डाउन करेंगे तो हाउ द बॉडी विल रिस्पॉन्ड corresponding to, right, your reducing the medication, ऐसा रिसर्च पेपर है नहीं। इसीलिए मजबूरी ये थी कि हम खुद ही इसको बना लें। बट फाइनली जब पेशेंट मेरे डायबिटीज टूर में आते हैं, रेजिडेंशियल कैंप में आते हैं या वर्चुअल कैंप में आते हैं, तो जो मैं फॉलो करता हूं प्रिंसिपल वो मैं आपको बता रहा हूं, राइट। तो बोलने का मतलब ये है कि कोई पेशेंट अगर ऐसा है जो आना चाहता है लेकिन उस पर 1 लाख रुपए है नहीं, तो चिंता क्या है, वो घर में खुद भी तो कर सकता है ना, राइट। वही खाना है, अपने मुंह से खाना है, राइट। तो वो मेरे कैंप में आएंगे तब भी वही रिजल्ट आएगा, जो रिजल्ट आप खुद करेंगे तब भी वो रिजल्ट आएगा, राइट। थैंक यू। तो बोलने का मतलब है कि ये कोई मैं या आप ठीक नहीं कर रहे हैं हम लोग, वो खुद ही अपने आप को ठीक कर रहा है। सिर्फ तरीका बता रहे हैं, वो तरीका हम बताएं और हमारे सामने करे तब भी काम वही होगा। वो तरीका खुद घर पे करे, कहीं पे भी करे तब भी वही होगा। 5 स्टार होटल में बैठ के करे तब भी वैसे ही होगा, राइट। मलेशिया के रिजॉर्ट में करेंगे तब भी वैसे ही होगा। तो रिजल्ट रिमेन द सेम, बिकॉज रिजल्ट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन कि कहां बैठ के आप कर रहे हैं, रिजल्ट इज डिपेंडिंग ऑन क्या आप कर रहे हैं, राइट। सो ये कोई भी इंसान के लिए एक टूल है टू कम आउट ऑफ द मेडिसिन सेफली, राइट। जब, थैंक यू फ्रेंड्स, जब वो मेडिसिन पे रहता है तभी वो खतरनाक है, राइट, दैट इज कॉजिंग द डैमेज। जब वो मेडिसिन से बाहर जाता है तभी इट बिकम सेफ। इंटरेस्टिंग बात यहां पे मैं बोलना चाहूंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग बात ये कि डायबिटीज टाइप 1 में मैंने देखा रिजल्ट, टाइप 2 में मैंने देखा रिजल्ट, राइट। हार्ट डिजीज के पेशेंट अभी आपने देखा, कैंसर, हर जगह ये रिजल्ट है। आप में से कई लोग डायबिटीज पेशेंट्स हैं। इवन जेनेटिक डिफेक्ट, मतलब बचपन में पैदा होते वक्त एक डिफेक्ट हो गया, राइट, और वो डिफेक्ट होने के बाद वो भी ठीक हो जाए, तो ये एक बड़ी बात है, राइट। तो मैंने ऐसा ही एक केस देखा, आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगा। एक केस दैट इज कॉल्ड आर्ट्रियल सेप्टिक डिफेक्ट, राइट, ASD। ASD क्या होता है? जब बच्चा पैदा होता है तो हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं और 2 चैम्बर के बीच में जो वॉल होता है उस वॉल में छेद, सिंपल भाषा में बोलते हैं हार्ट में होल। छेद होने से क्या होता है, ब्लड को जिस डायरेक्शन में फ्लो करना है उस डायरेक्शन में फ्लो ना करके थोड़ा सा ब्लड उल्टे डायरेक्शन में भी फ्लो करने लगता है। और ऐसे जो लोग होते हैं, या तो बचपन में उसको पता नहीं चलता, जब वो 50 साल 60 साल की उम्र में होते हैं तब सिम्टम आने लगते हैं। और इसमें कोई ऑप्शन नहीं होता, सर्जरी से थोड़ी बहुत आयु रहती है या नहीं रहती, दैट इज ए डिबेटेबल। बट उस पेशेंट की जो हालत है आखिरी जिंदगी वो बहुत ही मुश्किल से या पेनफुली गुजरती है। तो कुछ समय पहले की बात है, ऐसे एक पेशेंट आए, क्योंकि उनका बेटा जो है वो हमारे साथ डायबिटीज एजुकेटर थे काफी समय से, पिछले 10 सालों से। तो और उसके बाद उन्होंने ये डाइट शुरू किया, और डाइट शुरू करने के बाद उन्होंने 2 महीने के अंदर उनका ऑक्सीजन छूट गया, उनकी दवाइयां छूट गई, उन्होंने रिपोर्ट सारे कराए और रिपोर्ट भी सारे नॉर्मल आ गए। और इंसिडेंटली वो सज्जन आज हमारे बीच में है। सुभाष जी आप हैं यहाँ पे? अरे देर प्लीज आइए सर। तो देखिए, जेनेटिक डिफेक्ट जो बचपन में हुआ था वो ठीक हो गया हो, तो ये छोटी बात नहीं किसी भी एंगल से। आइए,
इंसिडेंटली मैं आज पहली बार मिल रहा हूँ आपसे, राइट। तो इसका मतलब ये कि मैंने इनको ठीक नहीं किया, इन्होंने खुद को ठीक किया, पहली बात तो ये क्लियर होती है, राइट। और विनोद से मेरी बातचीत होती रहती थी, 10 साल से हम लोग जानते हैं एक दूसरे को, और ये अपने घर पे डाइट कराते थे। लेकिन आगे फिर मैंने आपके सारे डेटा सारा कुछ लिया, इनकी मेडिकल रिपोर्ट पहले का, पोस्ट का, हॉस्पिटल्स की रिपोर्ट। और सर अभी आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये सारी रिपोर्ट्स उसको मैंने अभी मैं आगे आपको दिखाता हूं, मैंने उसको जर्नल में पब्लिश कराया। वो जर्नल का जो पब्लिश्ड रिसर्च पेपर है मेरा, वो केस स्टडी पेपर, वो पेपर भी आप मेरे साइट में या उस जर्नल के साइट में देख सकते हैं। लेकिन आप 3-4 मिनट में अपने मुंह से एग्जैक्ट चीजों को थोड़ा बताइए, सो दैट इससे एक डायरेक्शन मिलेगा। आप सभी का नमस्कार। मेरा नाम सुरेश चंद्र शर्मा है। मैं अजमेर राजस्थान में रहता हूं। आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में मैं डिप्टी सेक्रेटरी था, रिटायर हो गया पिछले साल। अभी मैं 61 साल का हूं। पिछले साल मुझे सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ हुई, तो मेरे बेटे ने मुझे डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने जब मेरा सैचुरेटेड ऑक्सीजन चेक किया, वो उस समय मेरा 75 आ रहा था। तो उन्होंने इमीडिएट कहा मुझे हॉस्पिटलाइज होने के लिए। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, हॉस्पिटल ले गए मुझे। पहले तो अजमेर का बड़ा फेमस अस्पताल है मित्तल हॉस्पिटल, वहां दिखाया। उन्होंने मुझे आर्टिफिशियल ऑक्सीजन इनहेल की और मेरे टेस्ट हुए, इकोकार्डियोग्राफी और भी कई सारे 10-20 तरह के टेस्ट। बाद में मैं जेएलएन हॉस्पिटल में एडमिट हुआ और वहां भी कंटिन्यूअसली 24 घंटे ऑक्सीजन पर ही रहना पड़ता था मुझे। उसके बाद में डॉक्टर ने कहा देयर इज नो ऑप्शन, ये 15 दिन से ज्यादा नहीं जी पाएंगे, क्योंकि इनका हार्ट में छेद है, एएसडी हार्ट में छेद है, और वो इस स्टेज पर है कि ऑपरेशन होने लायक नहीं है। तो काफी परेशान हो गया मैं। मेरे बेटे ने वो सारी मेडिकल रिपोर्ट्स अहमदाबाद के बड़े हॉस्पिटल में चेक करने के लिए भेजी। वहां खुद गए तो उन्होंने कहा भाई इसका सर्जरी ही एकमात्र इलाज है, और चूंकि ये केस बड़ा क्रिटिकल है, अब सर्जरी भी नहीं हो सकती। अब तो इनको बस हॉस्पिटल ले जाओ, वहां 24 आवर ऑक्सीजन पर रखेंगे और जितना समय निकल सकता है निकल जाएगा। उसके बाद में मेरे बेटे ने डॉक्टर विष्णु राज चौधरी सर से बात की। उन्होंने मेरी सारी मेडिकल रिपोर्ट्स देखी, फाइल देखी। फिर उन्होंने मेरे को कहा कि जो एक डाइट चार्ट है वो सजेस्ट किया। मेरे पास और कोई ऑप्शन था नहीं। सर्जरी डॉक्टर कार्डियोथोरेसिक सर्जन ही करने से मना कर रहे हैं, और मैं कराना भी नहीं चाहता था। डॉक्टर एक ही बात बोल रहे हैं, 99% रिस्की मामला ऑपरेशन का। और फिर मेरे पास और कोई ऑप्शन था नहीं, तो मैंने वो डाइट चार्ट ही लेना शुरू किया। चमत्कारिक रूप से मेरे को ठीक होना मैं महसूस किया। करीब 7 दिन बाद तो मैं हॉस्पिटल से रिलीज हो गया, और रिलीज होने के बाद ये डाइट चार्ट कंटिन्यूअसली लेता रहा। सुबह जूस और जैसा जैसा डॉक्टर साहब ने सजेस्ट किया उस चार्ट को फॉलो अप करता रहा। और लगभग 2 महीने 3 महीने में छुट्टियों पर रहा। कंटिन्यूसली चार्ट को लिया। उसमें मेरे सभी घर वालों का मुझे सहयोग था कि टाइम पर मुझे जूस देना और जो भी चीज उन्होंने सजेस्ट की है वो देना। वो लेते लेते मेरे को ऑक्सीजन लेने की जो जरूरत कम हुई, क्योंकि हॉस्पिटल से रिलीज होते ही घर पे मेरे पास ऑक्सीजन सिलेंडर थे, और कंटिन्यूसली मतलब एक बड़ा सिलेंडर है जो 17 घंटे ही काम करता था। तो हर दूसरे तीसरे दिन एक बड़ा सिलेंडर आता था। फिर धीरे धीरे मेरा ऑक्सीजन लेना कम हुआ, और करीबन 1 महीने के अंदर अंदर तो मुझे ऑक्सीजन लेने की जरूरत ही नहीं रही। उसके बाद मैं पहले ऐसा हमारी हालत थी कि 10 कदम में चलता हूँ सांस फूल जाती थी। सीढ़ियां चढ़ना तो बहुत मुश्किल था मेरे लिए। लेकिन अभी हम राजस्थान से
फ्लाई करके आए आईजीआई एयरपोर्ट से मेट्रो में, लगभग 5-7 किलोमीटर पैदल भी चले होंगे, कई जगह सीढ़ियां भी आई होगी, मैं इजीली चढ़ जाता हूँ। आज मैंने नौकरी से रिटायर होने के बाद वापस मैंने जॉब भी ज्वाइन कर रखा है और ये डाइट चार्ट कंटिन्यूअसली मैं फॉलो कर रहा हूँ। थैंक्स डॉक्टर बिशुराब चौधरी और आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद सर, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। सो ये कोई अचंभा नहीं है अब, दिस मीन्स अगर जेनेटिक डिफेक्ट भी ठीक हो सकता है, वो भी बचपन का हुआ 60 साल की उम्र में ठीक हो सकता है। राइट नाउ द पेशेंट इज हियर, ही इज नो मोर ए पेशेंट नाउ ऑल्दो, राइट। तो मैंने जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट चीज देखी है, जो आप एज ए डायबिटीज एजुकेटर फेस कर रहे होंगे, कि कई सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जिनका इंसुलिन 100 से 10 पे आ गया लेकिन 10 से 0 नहीं हो रहा, ऐसा होता है, राइट। सो ऐसे टाइप 1 केस में मैंने देखे कई बार कि 50 लेते थे, 5 पे आ गया, वो 5 से 0 नहीं हो रहा। सो ये एक पजल मेरे लिए हमेशा रहा है कि उसके हाथी तो निकल गई लेकिन पूंछ रह गया, और वो पूंछ जा नहीं रहा। और क्या होता है, उसको पेशेंट बोलते हैं, तो मैं इतना कुछ, पेशेंट के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि मैं इतना परहेज कर रहा हूं, मैं इतना सेक्रीफाइस कर रहा हूं, मैं ये ऐसे डाइट खा रहा हूं, राइट, तो इससे अच्छा तो भाई मैं इंसुलिन लेके ना मरूं, सब कुछ खाने को मिलेगा। तो ये चैलेंज है मेरे लिए कि भाई क्या हम करें कि वो जो पूंछ है वो भी चली जाए। तो इस पे मैंने कुछ समय में रिसर्च किया, तो वो जो उसका कंक्लूजन है जो कि आप यूज कर सकते हैं, वो वाला पार्ट मैं आपको अभी बताऊंगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। सो जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट है, वो तो मैंने देखा 3 दिन के अंदर ही 95% पेशेंट, 3 दिन के अंदर 95% पेशेंट, चाहे कितना पुराना पेशेंट क्यों ना हो, उसकी दवाइयां छूट जाती हैं विद इन 3 डेज, जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट है, दवाई के जो सिर्फ दवाई पे हैं। और जो इंसुलिन डिपेंडेंट टाइप 2 है, टाइप 2 मतलब कितने साल के बाद डायबिटीज हुआ, 18 साल के बाद। जो टाइप 2 पेशेंट है इंसुलिन डिपेंडेंट, उसमें से 80% लोगों का 3rd डे के बाद, ये जो गेम के हिसाब से जो टेक्निक है, उसको इंसुलिन की जरूरत 0 पड़ती नहीं है। 20% होते हैं, मतलब वो पूंछ जिनकी रह जाती है, थोड़ी सी इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। टाइप 1 जो डायग्नोस्ड पेशेंट है, जो मेरे पास 1 साल के अंदर आ जाते हैं, टाइप 1 डायग्नोस हुआ, 1 साल तक इंसुलिन ले रहे हैं, और उसके 1 साल खत्म होने से पहले मेरे पास आ गए बाई चांस। तो ऐसे पेशेंट में मेरी जो अभी तक के जो आंकड़े हैं, 60% पेशेंट का 3rd डे तक 0 इंसुलिन पे आ जाता है, 60%। बट 40% ऐसे हैं जो पूंछ रह गए, यानी कि फिर भी एक अमाउंट ऑफ इंसुलिन देना ही पड़ रहा है, चाहे वो कितना भी डीआईपी डाइट पे क्यों ना हो, राइट। लेकिन ऐसे पेशेंट जो टाइप 1 है और 1 साल से ज्यादा हो गए इंसुलिन लेते हुए, तब मेरे पास आते हैं। तो ऐसे पेशेंट में सिर्फ 2% ऐसे होते हैं जो 3 दिन के अंदर जिनका इंसुलिन 0 होता है।